देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में इस समय एक ही चर्चा है, वो है घाटशिला उपचुनाव। आपको ज्ञात होगा कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और 11 नवंबर को घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव होना है। 14 को परिणाम आएंगे। लेकिन इस बीच एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों ही के बीच रणनीति चल रही है, रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर जो सामने आ रही है इस दोनों के बीच में कि सबकी निगाहें टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम पर टिकी हुई थी। जेएलकेएम का क्या स्टैंड होता है, ये तो सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि टाइगर जयराम महतो आज के समय में झारखंड की राजनीति में किस तरह से महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये इस बात को भी दर्शाता है कि उनको कैसे अपने खेमे में किया जाए, इस रणनीति पर भी काम चल रहा है। और जो जानकारी मिल रही है कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जयराम महतो भाजपा के संग दिख सकते हैं। आज राजभवन में जयराम महतो राज्यपाल से मिले थे। जो फिरौती वाली बात आई थी, जो उनके लिए जो सुपारी दी गई थी, उस मामले को लेकर के वो राज्यपाल से मिले थे। और जब वो मीडिया से बात कर रहे थे उस समय उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ेंगे या समर्थन देंगे, इस पर केंद्रीय समिति की बैठक में फैसला लिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं उनके मुंह से जब समर्थन की बातें आती है तो ये जो चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारे में, जो लगातार ये चर्चा चल रही है कि आखिरकार जयराम महतो करेंगे क्या, तो ये बातें आ रही है सामने कि भाजपा चाह रही है कि जयराम महतो उनको समर्थन करे। हालांकि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां से बाबूलाल सोरेन को टिकट दी थी। रामदास सोरेन से बाबूलाल सोरेन हार गए थे। चंपाई सोरेन के पुत्र हैं बाबूलाल सोरेन। अब इस बार भाजपा किसको टिकट देती है ये अब तक फैसला नहीं हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी किसको टिकट देगी ये अब तक फैसला नहीं हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखें, बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां पर भी इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों में सीटों को लेकर के खींचतान जारी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि घाटशिला विधानसभा चुनाव में आखिरकार क्यों सबकी निगाहें जयराम महतो पर टिकी हुई है। दोस्तों, के अगर अंकगणित को देखेंगे तो 50% संथाल आबादी है। वहां पर संथाल वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है घाटशिला में। तो जाहिर है कि संथाल वोटरों की संख्या ज्यादा है और जो परिणाम 19 और 24 के आए हैं उस परिणाम ने यह साफ संकेत दिया है कि संथाल वोटरों का रुझान सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर इंडिया गठबंधन पर जा रहा है, ज्यादातर झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही। तो जाहिर है कि वहां पर जयराम महतो की स्थिति क्या होगी। और इस बीच जो कुर्मी और आदिवासी विवाद चल रहा है, उस विवाद में जिस तरह से आदिवासी नेताओं ने कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग का खुलकर विरोध किया है, उसके बाद से जयराम महतो को जो ट्राइबल वोटर्स जो उनके साथ थे वो भी कहीं ना कहीं उनसे साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। अब वहां स्थिति क्या बनेगी, क्योंकि वहां महतो की आबादी उस तरह की है नहीं कि महतो फैक्टर बन सकते हैं। ट्राइबल और मुस्लिम वोट अगर मिलता है, ट्राइबल के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट है, तो मुस्लिम वोट का समर्थन जिसको मिलेगा, ट्राइबल और मुस्लिम वोट का, वो वहां से चुनाव जीतेगा। अब आप देखिए जो स्थिति बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति को 4 नाम भेज चुकी है। उन 4 नामों में अगर आप देखेंगे तो उन 4 नामों में प्रमुख हैं, एक तो चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन हुए। दूसरे अगर हम बात करते हैं तो उसमें नाम आता है वहाँ से रमेश हांसदा का। और इसके बाद और 2 नाम जो है सो आ रहे हैं जो कि भाजपा से दावेदारी वहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में मंथन हुआ, जिसमें बाबूलाल सोरेन, जैसा कि मैंने बताया, चंपाई सोरेन के पुत्र हैं, लखन मार्डी, सुनीता देवदूत सोरेन और रमेश हांसदा का नाम शामिल। रमेश हांसदा वर्षों से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और वहाँ पर अगर आप देखें तो
तो चंपाई सोरेन अपना सीट तो बचा लिए थे 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ने के बावजूद, लेकिन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को जीत नहीं दिला पाए थे। अब सवाल उठता है कि रमेश हांसदा का विरोध कहीं भाजपा को दिख जाए तो वो मुश्किल खड़ी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट पर। इसके अलावा अब ये 4 नाम जो है सो प्रदेश चुनाव समिति ने दिल्ली को भेज दिया। दिल्ली संसदीय बोर्ड की बैठक में इन 4 में से एक नाम तय होंगे। वैसे बाबूलाल सोरेन का नाम सबसे आगे चल रहा है और ये भी कहा जा रहा है पार्टी नेताओं के द्वारा कि बाबूलाल सोरेन के नाम की घोषणा जो है सो अब करना सिर्फ अनौपचारिकता इसकी बाकी रह गई है। प्रदेश संगठन जो भाजपा का प्रदेश संगठन है, घाटशिला के वरीय नेताओं से इस संबंध में बात की थी। पंचायतों में भी सर्वे कराया गया था, इसके बाद यह 4 नाम सामने आए हैं। पिछले साल हुए घाटशिला विधानसभा चुनाव में भी बाबूलाल सोरेन पर ही भाजपा ने दांव खेला था। वे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र हैं। चंपई के साथ साथ वे भी भाजपा में शामिल हुए थे। घाटशिला उनकी पसंदीदा सीट थी जहां से उन्होंने भाजपा के टिकट मांगा था। चंपई और बाबूलाल सोरेन दोनों को भाजपा ने टिकट दिया, पर जीत सिर्फ चंपई सोरेन को ही मिली थी। बाबूलाल सोरेन 22,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हार गए थे। लखन मार्डी ने 2019 में भाजपा टिकट पर घाटशिला से चुनाव लड़ा है, जबकि सुनीता सोरेन और रमेश हांसदा भाजपा के विभिन्न दायित्वों पर काम कर चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। अब सहयोगी दलों ने भी कल की बैठक में सहयोगी दल, चाहे वो आसू हो, लोजपा हो, इन दलों ने जो है सो समर्थन दे दिया है। और अब जो नाम आ रहा है कि JLKM का भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी हासिल करना चाहती है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि भाजपा को इस बार जो है सो JLKM का, जयराम महतो का समर्थन यहाँ मिल जाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्या स्थिति बन रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में सोमेश सोरेन का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। ये स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र हैं और जो जानकारी आ रही थी कि 4 अक्टूबर को ही सोमेश सोरेन को ओथ दिलाने जाने की बात हो रही थी, लेकिन पारिवारिक कलह के कारण से ओथ नहीं दिलाया गया, उनको मंत्री पद का ओथ नहीं दिलाया गया। आपको याद होगा कि हाजी हुसैन अंसारी जी के निधन के बाद उनके पुत्र हाफिजुल हसन अंसारी, जो अभी हेमंत कैबिनेट में मंत्री है, मधुपुर का जब उपचुनाव हुआ था तो उपचुनाव से पहले ही उनको मंत्री पद का ओथ दिला दिया गया था। इसी तरह से जगन्नाथ महतो के निधन के बाद बेबी देवी को चुनाव से पहले ही मंत्री पद की ओथ दिला दी गई थी। तो जाहिर है कि इस बार ये काम नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी कुछ न कुछ खटपट दिखाई दे रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है वो सोमेश सोरेन के नाम पर सहमति दे दी है। 15 तारीख को जो बैठक होने वाली है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, 15 अक्टूबर को केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक होने वाली है, उसमें इनके नाम की घोषणा होगी और नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाएंगे और वहां पर एक जनसभा भी होगी। ये बातें कही जा रही है। तो ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर आप देखें तो वहां पर भी जो स्थिति बनी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, अब उसको अगर आप देखेंगे तो सोमेश सोरेन, विक्टर और सूरजमणि जो हैं सो वो पत्नी हैं स्वर्गीय रामदास सोरेन की। जो अंदर खाने में चर्चा चल रही है कि अगर सोमेश और विक्टर के बीच मतभेद सुलझ नहीं पाता है तो पार्टी कोई तीसरा विकल्प चुन सकती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। सूत्रों के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन को उम्मीदवार बनाने पर विचार कर सकती है। ऐसा होने पर परिवार के भीतर का विवाद भी शांत हो जाएगा और पार्टी भावनात्मक आधार पर वोट हासिल करने में भी सफल रहेगी। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो घाटशिला विधानसभा सीट झामुमो की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहां से लगातार 3 बार रामदास सोरेन ने जीत दर्ज की थी। एक मरतबा 2009 में, उसके बाद 2019 और फिर 2024 में मंत्री भी बने थे। लेकिन इस बार पार्टी के अंदर चल रही खींचतान ने समीकरण बदल दिया है। स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति है। कुछ पुराने नेता खुले तौर पर सोमेश की उम्मीदवारी से नाखुश बताए जा रहे हैं, जबकि विक्टर का संगठन भी खुलकर तो नहीं लेकिन अंदर ही अंदर नाखुश बताया जा रहा है। इस तरह की बातें हो रही है। वहीं पार्टी के तरफ से भी जो है सो अभी रणनीतिक चुप्पी साधे हुए, लेकिन मैदान में दोनों गुट सक्रिय हैं। सोमेश और विक्टर दोनों साथ साथ तो नहीं लेकिन अलग अलग गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं, संगठन को मजबूत करने और जनता से जुड़ने की कोशिश में जुटे हैं।
विक्टर जहां खुद को जमीनी कार्यकर्ता के रूप में पेश कर रहा, वहीं सोमेश अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का दावा और पिता के सपनों को साकार करने की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार दोहरी चुनौती से जूझ रही है। पहले परिवार के भीतर चल रहा विवाद और दूसरी संगठनात्मक एकता को बनाए रखना। अगर पार्टी जल्द किसी सर्वमान्य चेहरे पर सहमति नहीं बनाती है तो यह उपचुनाव उसकी परंपरागत जीत की राह में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हालांकि ये राजनीतिक विश्लेषकों का इस तरह का बात कहना है, हालांकि ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि जो आंकड़ा कहता है, जो अंकगणित कहता है, वो अंकगणित साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ट्राइबल सीट पर जो अंकगणित है वो अंकगणित झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में है। पिछले मर्तबा भी कहा जा रहा था 2024 के चुनाव में कि घाटशिला सीट पर बाबूलाल सोरेन को भाजपा ने टिकट दिया है तो रामदास सोरेन की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद रामदास सोरेन वहां से चुनाव जीते। यह भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव से पहले गीता कोड़ा, सीता सोरेन, मधु कोरा, चंपाई सोरेन सरीखे नेताओं को भाजपा में शामिल कराया, तो जो ट्राइबल वोट्स भाजपा से 2019 के चुनाव में भागी थी, दो भाजपा के पक्ष में नहीं रही थी, वो बढ़त दिलाने में सफल होंगे ये सभी नेता। लेकिन सारे के सारे नेता फिसड्डी साबित हुए। स्थिति ये बनी कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा भी पोटका से चुनाव हार गई, मधु कोरा की पत्नी गीता कोरा भी चुनाव हार गई, सीता सोरेन भी चुनाव हार गई। तो कहीं ना कहीं अगर आप पूरे तौर पर देखते हैं तो जो भी ट्राइबल सीट्स हैं आज के डेट में भी अगर सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में कोई है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर जो विक्टर और सोमेश फैक्टर काम कर रहा है, ये फैक्टर कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान कर दे, ऐसा दिखाई नहीं देता। पार्टी अपनी रणनीति बना रही है और हेमंत सोरेन, जो जानकारी मिल रही है, खुद घाटशिला उपचुनाव को लेकर के रणनीति बना रहे हैं। आपने देखा कि बिहार विधानसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर के वो खुद नहीं गए तेजस्वी यादव के साथ बैठक में, विनोद पांडे और सुदीप कुमार सोनू को वहां भेजा। तो जाहिर है कि हेमंत सोरेन किसी भी कीमत पर घाटशिला में वॉक ओवर देने की स्थिति में नहीं है, किसी भी तरह से घाटशिला सीट को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। और वैसे भी इतिहास देखिए आप उलट करके कि जो भी उपचुनाव हुए उस उपचुनाव में अमूमन जो है सो हर जगह पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत मिली। चाहे वो उपचुनाव 2019 से 2024 के बीच में अगर वो उपचुनाव हुआ हो दुमका का, वो उपचुनाव हुआ हो बेरमो का, वो उपचुनाव हुआ हो मधुपुर का, और वो उपचुनाव हुआ हो डुमरी का, सभी जगहों पर आपने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट जीत करके आया। यहां तक कि मांडर में जो उपचुनाव हुए थे बंधु तिर्की की सदस्यता जाने के बाद, उनकी पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की चुनाव जीत के आई थी। यानी भाजपा उपचुनाव में फिसड्डी साबित हुई है, ये इतिहास 2019 से लेकर के 2024 के चुनाव में दिखाई दे रहा है। अब 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला उपचुनाव है। जाहिर है कि इस उपचुनाव में एनडीए गठबंधन भी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी और इसी ताकत के पीछे की जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर जयराम महतो का भी वहां पर समर्थन मिल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा हो सकता है। हालांकि ट्राइबल सीट पर जयराम अपना कोई जादू नहीं चला पाए, ये पुराना इतिहास जो 2024 का परिणाम है वो भी बताता है कि एक आध सीट अगर छोड़ दिया जाए, जहां पर जिन ट्राइबल सीट पर कुर्मी मतदाताओं की संख्या वहां अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर वैसा कोई बड़ा काम जो है सो, बड़ा वोट बैंक जो है सो टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को नहीं आया है। अब ऐसी स्थिति में अगर समीकरण बनता है तो थोड़ी परेशानी हेमंत सोरेन को हो सकती है, क्योंकि 3 से भले 4 वाली कहावत हो जाएगी। अब तक तो लोजपा, आजसू और भाजपा एक साथ में, जदयू एक साथ में है। अब 5वां पार्टी अगर जेएलकेएम भी जुड़ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब देखना यह है कि कैंडिडेट कौन होता है। अब सवाल इसी पर है, कैंडिडेट पर निर्भर करेगा कैंडिडेट कौन होता है। अब पार्टियां घोषणा करेगी। अब जब घोषणा हो जाए, नामांकन की तिथि 23 तारीख तक आखिरी तिथि है, इससे पहले ही घोषित करना होगा कैंडिडेट को। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।